हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि कल आपकी एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी, कहाँ आपका एग्ज़ाम है और कब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सिटी और डेट दोनों कल आपके शाम में 5 बजे के बाद लिंक ओपन होगी। इसी क्रम में गागर में सागर हिंदी की मैराथन हुई है नवीन सर द्वारा। उसका हम बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आज मेरा 15 अगस्त है, बर्थडे भी है। छोटी शुरुआत की थी हमने स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की। लगभग 1300 सब्सक्राइबर तक हम पहुँचे हैं धीरे धीरे मेहनत करते हुए। आप बर्थडे में यदि आप वाकई में हमें विश करना चाहते हैं तो आप एक सब्सक्राइब आपको बढ़ाना है। यह है मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल कितनी ऊंचाइयां छुएगा, कितनी दूर तक जाएगा, यह तो समय बताएगा और आपका प्यार बताएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो निजवाचक यह संज्ञा का भेद नहीं होता है, सर्वनाम का भेद होता है। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और वो 2 कहाँ गए, तो वो जातिवाचक में ही काउंट करते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, यह सभी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे कोई शहर है, खाली शहर बोले तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, जिसमें पूरे शहर की जातियों का बोध हो रहा है। और यदि स्पेशल शहर का नाम ले ले तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कोई शहर में मैं रहता हूँ तो शहर जातिवाचक संज्ञा। अब मैं कह दूँ कि मैं इंदौर में रहता हूँ तो इंदौर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए की ओर आप रुख करेंगे। मोहन, यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। नई दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी किसी जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नदी बोल दे तो इसमें एक स्पेशल नदी का नाम नहीं बोला है, पूरी नदियों की जाति का बोध करा रही है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो भारत एक देश का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टीम, परिवार, समिति के बारे में यदि बोध हो तो वहां पर आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें किसी लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा विकार उत्पन्न हो जाए तो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो लड़का है, तो लड़का में आप लिंग के द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं, वचन के द्वारा भी। लड़का लड़के हो जाएगा, लड़का लड़की हो जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। बाकी सब अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तो नर्मदा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी पशु विशेष का नाम नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जातिवाचक आएगी। घर में जातिवाचक, नदी में जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द ये आपके बहुवचन होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, और जो व्यक्तिवाचक होते हैं वो है आपके एक वचन होते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त की एक जाति का बोध करा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक समूहवाचक नहीं है, तो यहाँ पर आपका बेल, बेल आपका जातिवाचक है, समूहवाचक नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लता, यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है, बाकी आपकी सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे मीठा है, तो मीठा आपका विशेषण है, और मीठा से बना मिठाई, तो मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे भाववाचक संज्ञा जो सर की परिभाषा है वह है कि अदृश्य रहती हैं और इन्हें प्लेट में नहीं परोसा जाता है। नर्मदा, प्यार, घृणा, चिकनाई, मिठास, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प
नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा आपकी देव में नहीं है, इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी देव और राक्षस में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो अंकित, अंकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अंकित में क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 4 विकल्पों में से आपको भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो चालाक, यह भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। चालाक क्या है? आपका विशेषण होता है। चालाक व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो चालाक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चालाक में ई प्रत्यय लगाएंगे तो चालाकी, यह आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो खोजना, यह भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यह 5 प्रकार से बनती है। क्रिया से, जातिवाचक से, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय से। इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो पढ़ाई, पढ़ाई से पढ़ना, लड़ाई से लड़ना, कमाई से कमाना, यह सभी तो क्रिया से बनी हुई है। लेकिन भलाई, भलाई यह आपकी क्रिया से नहीं बनी है, यह भला विशेषण से बनी है। भला विशेषण से बनी है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है? 5 प्रकार से बन सकती है। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो वीरता और वीरत्व, ये दोनों हो जाएगी वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें चरित्र आपकी भाववाचक संज्ञा है। चरित्र, जैसे सर्व, सर्व से बना भाववाचक सर्व, सर्वस्व, गंभीर से गंभीरता, सूर से सूरता, पुरुष से पुरुषत्व, निकट से निकटता, मना से मनाही, लंबा से लंबाई, यह सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा पदबंध है? भाग में कौन सा पदबंध है? तो देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं है। तो देश भर के दलित यह रेखांकित शब्द है, तो इसमें आपका संज्ञा पदबंध है। संज्ञा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे, यह वाक्य में संज्ञा पदबंध है। अगला, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक या विशेषण का भेद होता है, ना कि सर्वनाम का। सर्वनाम की टोटल शब्दों की संख्या, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी 11 होती है, और सर्वनाम के कुल भेद 6 होते हैं। दोनों में अंतर है। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है और सर्वनाम के कुल भेद 6 हैं। मैं तुम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप निजवाचक के, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, और कौन क्या यह प्रश्नवाचक हो जाएंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं और टोटल सर्वनाम शब्द आपके 11 होते हैं। टोटल सर्वनाम शब्द पूछे तो 11 और भेद पूछे तो 6। 22, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। जैसे मैं, हम और इसकी जो कारक विभक्ति, मैं, हम, मेरा, मेरा, इस प्रकार की जो कारक व्यक्ति से निर्माण हो गए इन शब्दों से, वह सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तुम, यह आपका मध्यम पुरुष होता है। यह वह, ये वे, यह अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता खुद के लिए शब्दों का यूज करता है, जो वक्ता खुद के लिए शब्दों का यूज करता है वह उत्तम पुरुष होता है, और जो दूसरे के लिए, श्रोता के लिए यूज करता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जो अन्य के लिए यूज करता है वह आपका अन्य पुरुष होता है। कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? तो उसने, यह आपका अन्य पुरुष का उदाहरण है। तुमसे ने विभक्ति लगाकर बना तुमने, यह मध्यम पुरुष हो जाएगा। हम उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं से कारक व्यक्ति लगाकर बना मैंने, तो यह हो जाएगा उत्तम पुरुष। 24, करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, उस विकल्प का चयन करना है। तो हम, यह मैं, हम आपके किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निज, आप खुद, यह आपके निजवाचक हैं। हम आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम। तो स्वयं अधोरेखित है, तो स्वयं आपका निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक,
यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो यह मेरी किताब है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह को अधोरेखित किया है इसमें। इसके बाद मेरी में उत्तम पुरुषवाचक है। नेक्स्ट है किसी को बुलाओ वाक्य में, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ ना कुछ यह संयुक्त सर्वनाम होते हैं। दरवाजे पर कोई है तो कोई में आपका अनिश्चयवाचक है। कुछ लेते आना, कोई, कुछ, यह आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम, तो जैसे वैसे है आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिन्होंने परिश्रम किया वही सफल होंगे। एक वाक्य की डिपेंडेंसी दूसरे वाक्य पर होती है, वह आपका संबंधवाचक होता है। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो उसको यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण, तो कुछ ना कुछ, यह आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। जो दो से अधिक संयुक्त, एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो सर्वनाम बनता है वह संयुक्त सर्वनाम होता है। कोई ना कुछ, कुछ, दो हों जिसमें। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये संयुक्त सर्वनाम है, सब कोई। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग होता है। जैसे लड़का अच्छा है, तो लड़के की विशेषता, जो लड़का अच्छा है, तो अच्छा में आपका विशेषण हो जाएगा। और इसकी जो विशेषता जिसकी बता रहा है शब्द, जैसे लड़के की विशेषता बता रहा है तो वो विशेष हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। लड़की अच्छी है, तो विशेषण के अनुसार बदला कि नहीं बदला? बदला, विशेष के अनुसार बदला। इसका लिंग विशेष के अनुसार बदला। जैसे लड़की है तो अच्छी, लड़का है तो अच्छा। तो मतलब यह कहना चाहता है क्वेश्चन कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है? तो वह आपका विशेष के अनुसार बदलता है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय अस्त्र, यह आपका विशेषण हो जाएगा। आग्नेय अस्त्र, यह आपका विशेषण हो जाएगा। आप विशेषण शब्द ढूंढते हैं तो कोई शब्द बनाकर देखें किसी की विशेषता बता रहा है या नहीं बता रहा है। विशेषण शब्द क्षम्य हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा विशेषण शब्द। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा। उपासना उपास्य, आश्वासन आश्वस्त, अपेक्षा अपेक्षित, चर्चा का चर्चित होता है। 36 अभ्यास का विशेषण, तो अभ्यासी, अभ्यास का विशेषण हो जाएगा। परिवार का पारिवारिक हो जाएगा। अर्थ का अर्थक हो जाएगा। अंकुर का अंकुरित विशेषण होने वाला है। नैतिक, नीति से बना नैतिक, यह विशेषण है, नैतिक विशेषण है। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो पीले यह आपका विशेषण है, पीले आपका विशेषण है। कमेंट में बताएंगे कौन सा विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण भाई साहब आपके 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जिनकी गिनती की जा सके वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। यह भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक, इसमें मापतौल की गणना की जाती है। यह भी आपका 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें तीसरा यह संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। चाय फीकी, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जहाँ पर स्वाद के बारे में बताएं, रंग के बारे में बताएं, वह सब आपके क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मीठी, नमकीन, खट्टा, तीखा, इन सब के बारे में हो तो गुणवाचक विशेषण होता है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका रंग का बोध हो रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी कौन सा विशेषण? गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो गुणवाचक में आता है प्राचीन। प्राचीन किस में आता है? गुणवाचक में आता है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो वह और छात्र सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा, यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताइए। तो यह सार्वनामिक विशेषण है, कुत्ता संज्ञा है, यह सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, सार्वनामिक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है?
तो दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सब आपके क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। जैसे गणनावाचक है तो 1, 2, 3, या संख्यावाचक के अंदर के भेद हैं। गणनावाचक तो 1, 2, 3, समुदाय दोनों तीनों, प्रत्येक बोधक प्रत्येक हर एक, दोगुना तिगुना, यह आवृत्ति बोधक हो जाएंगे, यह आवृत्ति बोधक हो जाएंगे। पूर्णांक में पूरा रहता है, जैसे 1 किलो 2 किलो यह पूरा हो गया, इसका आधा पौन सवा यह आपके अपूर्णांक बोधक होते हैं। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो 8वीं क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी पूछे कौन सा है तो क्रमवाचक, क्रमवाचक है। 49 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है 9, और इसमें भी संख्या में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे आपसे पूछे 50 लड़के आ रहे हैं, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्या बताइए कितने लड़के हैं, 50 लड़के हैं। कुछ लड़के आ रहे हैं तो अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो 4 किलो, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो इसमें क्या है परिणामवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है 4 किलो में, और निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित परिणामवाचक, एक अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे 4 मीटर कपड़ा है, 2 किलो जेवर है, घेवर 100 गज जमीन है, यह सभी आपके निश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा दूध है, थोड़ी सी नमकीन, कुछ जमीन, यह आपके अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहीं आप पर बोले कि कुछ रोटी, तो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, तो थोड़ी सी आपका परिणामवाचक विशेषण है। इसके बाद आटे में थोड़ा नमक डालें, तो वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचान है, तो अनिश्चित परिणामवाचक, थोड़ा कम, यह आपकी एक नाप तौल को बता रहा है, तो इसमें आपका परिणामवाचक विशेषण होता है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है, विशेष, तो विशेष हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष होता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्राविशेषण होता है। तो राम इसमें क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जलीय का विशेष क्या होगा, तो जल होगा। आकाश का आकाशीय, भूमि का भौम होगा। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो मेरा लड़का आलसी है, तो इसमें आलसी कौन है, लड़का विशेष हो जाएगा, घोड़ा विशेष हो जाएगा, संसार विशेष हो जाएगा। तो सभी में विधेय विशेषण है। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, विशेषण से पहले, और विधेय विशेषण के बाद, और विशेषण के बाद विशेष्य के बाद। यह आपका, जैसे यह है काला घोड़ा है, तो काला क्या है, विशेषण है, और विशेष इसमें घोड़ा है, तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। महान का उत्तरावस्था क्या है, तो महत्तर, यह उत्तरावस्था है। जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, किसी से तुलना नहीं, और 2 के बीच तुलना, और सबसे ज़्यादा तुलना। तो जो किसी से तुलना नहीं होती वह आपकी मूल अवस्था होती है, उसके बाद उत्तरावस्था होती है, फिर उत्तम अवस्था होती है। जैसे निम्न है, तो ये आपका मूल अवस्था है, फिर उत्तर अवस्था निम्नतर हो जाएगा, उत्तम, उत्तम अवस्था निम्नतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, गुरु, गुरुतर, और गुरुतम। नेक्स्ट है अगला 57 रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, तो सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, तो सोना, रोना, हंसना, यह आपकी सभी अकर्मक क्रिया है, बाकी सब आपका सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। दौड़ना, लड़ना, और इसके बाद सोना, यह सब आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। सिपाही किसको पकड़ रहा है, चोर को पकड़ रहा है। जिनमें आप क्या लगा कर देखा करें, क्या लगा कर उत्तर मिल जाता है वह आपकी सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उत्तर नहीं मिलता है वह आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया छांटना है, तो लिखना, लिखना, तो राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है,
क्या लिखता है, तो रामपत्र लिखता है। तो यह आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सोना, मुस्कुराना, चलना, यह आपकी अकर्मक क्रिया है। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी। तो मुड़ बाना, बाना प्रत्यय लगाने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। आना बाना प्रत्यय लगा दो, यह आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी मुड़ बाना। मुड़ बाना क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो श्याम हंसना, हंसना क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है और सभी में सकर्मक क्रिया है। जैसे सकर्मक देखेंगे, अब चालक गाड़ी चलाता है, तो चालक क्या चलाता है, उत्तर मिल रहा है गाड़ी चलाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, स्वेटर, तो इसमें उत्तर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो इसमें भी आपकी सकर्मक क्रिया है। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। और एक आप लिंग इसमें चेंज कर कर देखें, तो जिसमें जो लिंग है, लिंग वचन कारक है, वो है सभी आपके कर्ता के अनुसार होंगे, वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। और जिसमें नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें 2 कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। 2 कर्मों के बीच जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं भतीजे को वेद पढ़ता हूँ, तो भतीजे और मैं के बीच क्रिया संपन्न हो रही है। अध्यापक ने छात्रों, तो अध्यापक और छात्र के बीच हो रही है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, जो हम खुद ना कर कर दूसरों से काम करवाएं, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया के भेद वाला सही विकल्प चुनना है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं एक कार्य कर कर तुरंत उसी टाइम दूसरे कार्य में संलग्न हो जाए, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे चोर उठ भागा, तो पहले उठा फिर भागा, तो 2 क्रियाएं संपन्न हुई। अब पढ़कर क्या होगा, तो अब पढ़कर क्या होगा, लास्ट में कर लगाओ, कर, कर रूट वर्ड देख लेना, अधिकांशतः पूर्वकालिक क्रिया होती है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पहले उसने चाय पिया भैया और फिर बैठा, तो 2 क्रिया संपन्न हुई। अब इसमें भी पूछे, क्लोज क्वेश्चन बन जाए कि किसमें पूर्वकालिक क्रिया है, पीकर में के बैठना में, तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, पीकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो नाम धातु क्रिया किसमें है, उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली, तो हत्याना यह नाम धातु क्रिया हो गई। आना बाना यह प्रत्यय लगे तो यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। आना लगे तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना लगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। हाथ से बना हथियाना, लाश से बना लतियाना, बास से बना बतियाना, इस प्रकार की जब क्रियाएं आती हैं तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है, तो वह है अनेक बोलियां बोलता है, इसमें आपकी कौन सी क्रिया है, इसमें आपकी सजातीय क्रिया है। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये आपके अभिकारी शब्द होते हैं, इनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। जो समय का बोध कराएं, कब क्यों कैसे, वो कालवाचक होते हैं। जो परिणाम कितना कैसा मापतौल का बोध कराएं, मापतौल का बोध कराएं, वो आपके परिणामवाचक होते हैं। रीतिवाचक कैसे कैसे का बोध कराएं और कहाँ का बोध कराएं, वो होते हैं स्थानवाचक, स्थान का बोध कराएं। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, मैं संबंध बोधक अव्यय क्या है, तो इसमें बिना आपका संबंध बोधक अव्यय है। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है, तो क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण होते हैं। पानी कितना पिलाना है, थोड़ा थोड़ा पिलाना है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहिया यह आकारांत है, आकारांत, पहिया आकारांत है। ईकारांत संज्ञा, ईकारांत मतलब ई से बने, जो ई से, ई टोपी उदासी नदी है, आपकी सभी ईकारांत संज्ञाएं हैं।
ऊ से बना हुआ है, ऊकारांत होती हैं। ईकारांत मतलब ई अंत में आए, ईकारांत मतलब ई प्लस आकारांत मतलब ई जो अंत में समाप्त हुई पर, ई पर समाप्त हुआ ईकारांत स्त्रीलिंग होती है। ऊकारांत जो ऊ पर समाप्त हूँ, अकारांत जो आ पर समाप्त हूँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके पुल्लिंग हैं? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, यह सभी शब्द आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। लिंग के आधार पर असंगत युग्म, छात्र का छात्रा होता है, बिल्कुल सही है। प्रोण का प्रोणा होता है, सही है। आयुष्मान का आयुष्मती होता है, सही है। सांप का सांपनी नहीं होता है, सांपन होता है। माली का मालिन होता है, दास का दासी, वीर का वीरांगना होता है, दाता का दात्री होता है, संचालक का संचालका होता है। संचालक का क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी क्लास, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में चल रही है। माली का मालिन, दास का दासी, वीर का वीरांगना, बाग का बागिन, संचालक का संचालका, दात का दात्री। हेलो दोस्तों, बार-बार ये क्या हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लिमिटेड सोर्स में आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, फिर भी आप यदि प्यार न दिखाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, नेता का नेत्री होगा, अभिनेता का अभिनेत्री होगा, श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती होगा, दास का दासी, वीर का वीरांगना, दाता का दात्री होता है, संचालक का संचालका, अनुज का अनुजा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, विवाह। उसके बाद नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग हैं जबकि एक पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दाल, खाल, गाल, दाल, खाल, चाल, यह सब आपके क्या है? स्त्रीलिंग है, और गाल आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौआ, खरगोश, मंडल। आप इसमें पता है वाक्य बनाकर देखा करें, वह सबसे अच्छी ट्रिक है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। वाक्य बनाएं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो विकास आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे विकास किया जाता है, विकास की जाती है नहीं, किया जाता है। तो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो ती है ईकारांत वाले स्त्रीलिंग। विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो विधात्री का आपका विधाता होगा, नेता का नेत्री होगा, दाता का दात्री हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो धावक आपका पुल्लिंग हो जाएगा, वधु स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, नायिका स्त्रीलिंग है। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग याद कीजिए। लाला, तो लाला का ललायन हो जाएगा, लाला का ललायन हो जाएगा। इन या आयन प्रत्यय लगाकर बनते हैं। पंडित का पंडितायन, कुमार का कुमारन, हलवाई का हलवायन, तपस्वी का तपस्विनी, शिष्य का शिष्या, लोहार का लोहारन, कुंजड़ा का कुंजड़न, माननीय का माननीया हो जाएगा। भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 2 स्त्रीलिंग है आपका, एक तो भाषा है और एक आपकी बोली है। भाव और शब्द यह आपके पुल्लिंग है। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग? तो 3 स्त्रीलिंग है। पांडुलिपि है, इकाई है, पुस्तक है, बाग, और जो अध्याय रह गया वो है आपका पुल्लिंग है। वचन की दृष्टि से असंगत युग्म, तो सर्दी की सर्दियाँ, बहन का बहन है, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी की झाड़ियों नहीं होगा, झाड़ियाँ होगा, झाड़ियाँ होगा, झाड़ियाँ होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो जनता और चर्चा, यह सभी सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, बाल, लोग, यह सभी आपके बहुवचन में सदा प्रयुक्त होते हैं। हस्ताक्षर, समाचार, होश, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत, यह सभी आपके बहुवचन होते हैं। वचन के आधार पर असंगत शब्द योग में है। तो विद्यार्थी की विद्यार्थियों नहीं होगा, विद्यार्थी गण होगा, विद्यार्थी गण होगा। कलम का कलम होगा, गुब्बारा का गुब्बारे, मेज का मेज होगा। बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो टोली की टोलियां है, मधुमक्खी की मधुमक्खियां हो जाएगा, चूजा का चूजे हो जाएगा, पत्ता का पत्ते हो जाएगा। बाहें का सामान्य बहुवचन, तो बाहें का बाहें होता है। मुनि का मुनि वृंद हो जाएगा, और टिड्डी का टिड्डी दल, पाठक का पाठक गण, गुरु का गुरुजन, शुद्धि का शुद्धिजन, शुद्धि का शुद्धिजन, कवि का कवि वृंद। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यह कौन सा आपका काल है? क्रिया का कौन सा काल इसमें है? तो एक वाक्य की डिपेंडिटी दूसरे वाक्य पर डिपेंड करे और
डिपेंड करे और भूतकाल की क्रिया हो तो उसमें आपका हेतु मतु भद भूतकाल होता है। यदि तुम पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। पढ़ोगे, पढ़ते 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 मतलब अब निकल गया समय, पढ़ते तो जरूर सफल होते। भूतकाल के टोटल 6 बोध होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। नेहा ने परिश्रम किया है आपका सामान्य भूतकाल है। आसन्न जो अभी निकट थोड़ा ही समय उससे गुजरा है, नेहा ने परिश्रम किया है। नेहा परिश्रम कर रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। रही थी, रहा थे, यह अपूर्ण भूतकाल की होते हैं। नेहा ने परिश्रम किया था, यह आपका पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध, नेहा ने परिश्रम किया होगा, यह संदिग्ध हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था, तो रहा था, रही थी, यह अपूर्ण भूत हो जाएंगे। वो था डायरेक्ट आता है, वह पूर्ण भूत होते हैं। गाया, आया, गया, यह सब आपके सामान्य भूत होते हैं। गाया है और जुड़ जाए बाद में या ब्या के तो यह आसन्न भूत हो जाएंगे। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण, तो रमेश घर आ गया होगा, यह आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, यह आपका सामान्य भूतकाल है। और यही बोलते कि नेताजी ने भाषण दे रहे थे, तो यह रहे थे में अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेताजी भाषण दिया है, तो यह आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। दिया था, यह आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो यह आपका पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध वर्तमान कहाँ पर है, तो रानी पढ़ती होगी, ता होगा, ती होगी, है आपके संदिग्ध वर्तमान होते हैं। वर्तमान काल की बात करें तो टोटल वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, इसे हम बोलते हैं। एक होता है पूर्ण वर्तमान, एक होता है संदिग्ध वर्तमान, एक संभाव्य वर्तमान। रीना पढ़ती है, तो ता है, ती है, सामान्य वर्तमान। पढ़ रही है, रहा है, रही है, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान। रीना ने पढ़ा है, तो यह पूर्ण वर्तमान। ता होगा, ता ती होगी, संदिग्ध वर्तमान। शायद, संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग हो और वर्तमान काल की क्रिया हो तो वहाँ पर होता है संभाव्य वर्तमान। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है, तो यह आपकी अपूर्ण वर्तमान काल की है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। सोनू खाना खा रहा है, तो यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। सोनू खाना खा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। और बोले खाया है, तो पूर्ण वर्तमान काल। तो सोनू खाना खाता होगा, ता होगा, ती होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, तो वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल है। वर्षा हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार की क्रियाएं हैं तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएं, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है, तो संभाव्य वर्तमान काल में व्यक्त हुआ है वाक्य। संभाव्य भविष्य काल में, संभव भविष्यत काल। शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास होगा, तो शायद शब्द हो गया तो संभावना हो गई, संभाव्य भविष्य काल होगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है, सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। सिखाएंगी, अभी लगभग 33 मिनट हुए हैं और 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। बीच में थोड़ा सा जो नेटवर्क इश्यू आया था मोबाइल की स्क्रीन पर, हम जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, आप उसे मैनेज करें, उसके लिए मैं फिर से आपसे सॉरी बोलता हूँ। वो आए थे तो मैं जाऊँ, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, हेतु मेतु भविष्य काल है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो राम किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। आप कर्ता के अनुसार जहाँ पर क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार जहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है वहाँ पर आपका कर्तवाच्य होता है, वहाँ पर कौन सा है, कर्तवाच्य होता है। और जहाँ पर क्रम के अनुसार होता है सारी चीज़ें वहाँ पर क्रमवाच्य होगा। यहाँ पर द्वारा हो तो कर्मवाच्य होता है, से नहीं का भाव हो तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, ने हो तो कर्ता ने, कर्ता कारक होगा, कर्तावाच्य होगा, कर्तवाच्य। विभक्ति ना हो कर्तवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
कर्त वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो उठा नहीं गया ये भाववाच्य का उदाहरण है। नकारात्मकता का बोध हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। छात्रों द्वारा, तो द्वारा शब्द आ गया, द्वारा रूट को पकड़े, कर्मवाच्य हो गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ पर भी कर्मवाच्य हो गया, द्वारा आ गया, द्वारा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में आपका कर्तवाच्य है, कर्त। यहाँ पर आप देखेंगे मोहन के अनुसार पढ़ रहा है क्रिया है, और यहाँ पर आप लगा दें किसी लड़की का नाम लाएं, सीता, तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर रही हो जाएगा, लिंग चेंज हो गया, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो वहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप इसको बदलेंगे कर्ता को, यहाँ पर मैंने लिख दिया बालका, तो बालका खिलखिलाकर हंस रही थी, यहाँ पर क्रिया चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो हो गई, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। बाकी सभी में आप पकड़ेंगे तो यहाँ पर द्वारा रूट पर पकड़ लें, यहाँ पर भी द्वारा है तो यहाँ पर कर्मवाच्य लगा दें। उसने खाना नहीं खाया था, तो नकारात्मकता का बोध है, यहाँ पर भी आपका उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, तो खाना क्या है, कर्म है, खाना पुल्लिंग है, नहीं खाया गया कर्म है। इसके बाद रोटी, यहाँ पर उससे रोटी नहीं खाई गई, तो इसमें आप नकारात्मकता का बोध है न, नकारात्मकता का बोध तो है, पर इसमें कर्ता कारक होगा, क्या होगा, कर्ता कारक होगा, क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार, इसमें किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, इसमें कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा, सॉरी कर्ता कारक नहीं, इसमें कर्म कारक होगा, क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। जैसे मैंने खाना लगाया तो खाना खाया गया, रोटी खाई गई, तो रोटी, रोटी मतलब कर्म के अनुसार हो रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, आपके कर्मवाच्य में हो जाएगा। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, असमर्थता का बोध हो, नकारात्मकता का बोध हो, आंखें बंद करो, भाववाच्य लगाओ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दादी से चला नहीं जाता, यह असमर्थता का बोध करा रहा है वाक्य, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। मोहन ने खाना नहीं खाया, तो मोहन ने यहाँ पर आप देखेंगे रोटी नहीं खाई, तो यहाँ पर आप इसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है। अब बदल कर देखें ना, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, तो कुलियों ने अलमारी नहीं उठाई, तो यहाँ पर सामान के अनुसार यहाँ पर भी कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, यहाँ पर भी कर्मवाच्य हो जाएगा। दरवाजे को बदलो ना आप, मैंने खिड़की नहीं खोली आएगा, तो यहाँ पर चेंज हो रही है क्रिया, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, तो कर्मवाच्य, और यहाँ कर्ता के अनुसार तो कर्तवाच्य हो जाएगा। कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म संगत है? तो कर्म का को होता है, करण से के द्वारा होता है, अधिकरण में पर होता है, का नहीं होता है, अपादान से अलगाव के अर्थ में इसकी विभक्ति होती है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 कारक हैं। उन्होंने संबोधन नहीं माना है, संबोधन नहीं माना है। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उपयुक्त में से कोई कारक इसमें नहीं है, इसमें तो कर्ता कारक हो जाएगा और कर्म हो जाएगा। कर्ता ने, कर्ता की व्यक्ति ने होती है, कर्म की होती है को, कर्ता ने कर्म को। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, तो इसमें कौन सा कारक है? को विभक्ति है, कर्म कारक है, को विभक्ति है, कर्म कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द में आपका कौन सा है? कर्म कारक है, क्या है? कर्म कारक है। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है, तो करण कारक। किससे पत्र लिखा? किसी माध्यम की बात हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, करण कारक। वह पब्लिक के हाथों से मारा गया, तो किससे मारा गया? हाथों से। वह बस से स्कूल जाता है, किससे स्कूल जाता है? बस से जाता है। तो जो आधार होता है वह क्या होता है आपका? करण कारक, मतलब से के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हम करते हैं, और यही से विभक्ति होती है आपकी अपादान कारक में। लेकिन दोनों में अंतर है, अपादान कारक होता है अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। जैसे बच्चे बस से उतरते हैं, तो बस से बच्चे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और बस से स्कूल जाते हैं, तो किससे स्कूल जा रहे हैं? तो यह
किसके द्वारा स्कूल जा रहे हैं? बस के द्वारा, तो इसमें आपका करण कारक है। और बस से उतर रहे हैं तो बस अलग चली गई, बच्चा अलग चला गया, तो इसमें अपादान कारक होगा। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए, तो इसमें करण कारक है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें शे विभक्ति आई है, करण कारक हो जाएगा। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? अमेरिका से पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मिलती रही है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, तो किसे मिलती रही है? पाकिस्तान को। अमेरिका से पाकिस्तान के लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे इस गरीबों को दान दो, तो इसमें संप्रदान कारक है, जो वस्तु हमेशा हमेशा की दी जाती है, दान का भाव हो, उसमें आपका संप्रदान कारक होगा। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो इसमें संप्रदान कारक है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया तो दान कर दिया, आप उससे कभी वापस नहीं लेगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो वस्तु दी जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से अलग हुई ना बिल्ली, तो अलग का भाव है, तो उसमें अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हुई। कहाँ से निकलती है गंगा? हिमालय से निकलती है, तो जिससे अलग हो उसमें अपादान होता है। हिमालय में अपादान है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब अलगाव का अर्थ हो रहा है, अलग है ना आपका घर। मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। मेरी, तेरी, इस प्रकार का जो संबंध वाले शब्द होते हैं ना। गहने अलमारी में है, अलमारी पद में कौन सा कारक है? स्थान का बोध हो, तो वहाँ पर स्थान अधिकरण होता है। तुलना डर का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक। वह अगले साल आएगा, यहाँ पर अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, संबोधन कारक है। संबोधन कारक बहुत सिंपल है। पहले जो अरी, हे मेरे, राम राम, हाय, ऐसे शब्द आए, तो उसके बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, संबोधन कारक हो जाता है। हे सरस्वती माँ, जिन्होंने मेहनत की उनका चयन जरूर हो। हे मेरे प्यारे देशवासियों, साथियों, हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में संबोधन है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो शब्द को माना जाता है सार्थक लघुत्तम इकाई। सार्थक इकाई वाक्य है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के आपके 2 भेद हैं। वर्णों के आपके कितने भेद हैं? तो वर्णों के आपके 2 भेद हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। कचटपा बर, आप याद रखना, का चा टा ता पा, यह 5 वर्ग होते हैं। कचटपा याद रखना आप। का खा गा घा, कावर, का से बना कावर, चा से चावर, टावर तावर पावर्ग। तो का में का खा गा घा या, चा छा झा या, टा ठा ढा डा, ता था धा ना, पा फा वा मा। और इसमें आप देखेंगे आ हा, ई या, री सा, ला सा और ऊ। यह अब व्यंजन और स्वर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब इनकी जो ध्वनियाँ हैं, तो का से बन कंठ, का से आप याद रखना कंठ। कंठ से आपके क्या क्या बोले जाते हैं? एक तो का वर्ग पूरा बोला जाता है, और आ और विसर्ग और हा। तालु से चा वर्ग पूरा, ई या सा। मूर्धा से टा वर्ग पूरा, और री सा। दंतप से ला सा, और ओठ से पा वर्ग और ऊ। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो वृष्टि। इसमें आपकी री की मात्रा है, जो नीचे ऐसी घुंडी टाइप की रहती है, वह री की मात्रा रहती है। लघु स्वर आपके आ ई उ री ऋषि होते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। बाकी जो बच्चे पूरे टोटल 11 है, बाकी 7 आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। बाकी सारे आपके किस में आ जाएंगे? दीर्घ रूप में आ जाएंगे। जैसे रमेश, राहुल, यह सामान्य रूप है, इसे हम पूर्ण रूप बोलते हैं। रा के यह रूपों का हम पढ़ रहे हैं। क्रियाक्रम यह पदेन रूप है, इसे हम पूर्ण रूप बोलेंगे, इसे हम पूर्ण रूप बोलेंगे पदेन रूप को। और रेफ रूप यह आधा रा होता है, ऊपर जो चढ़ा रहा होता है वह आधा रा होता है। इसके बाद अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और फ्लूत। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो ई आपका समृद्ध स्वर है।
समृत स्वर ई उ होते हैं, विव्रत आ होता है, अर्धसमृत ए और ओ, अर्धविव्रत आ ए और ओ। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो ढा ढा मूर्धन्य, मतलब टा वर्ग पूरा आएगा इसमें मूर्धन्य में, टा वर्ग ढा ढा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ है। अंतस्थ ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अंतस्थ की भी 4 होती है, टोटल मिलाकर यह 8 होते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? तीनों सा हो जाएंगे, सा सा हा, तीनों आपके सा होंगे, सा और हा। 4 पर ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं यार अलावा। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है। तो पा फा बा मा ये तो हो जाएंगे, और छोटा ओ और बड़ा ऊ ये भी आपके ओष्ठ होते हैं, तो आ नहीं होगा ओष्ठ, आ ओष्ठ नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए आपका संयुक्त स्वर है, ए किस किस से मिलकर बना है? आ और ई से बना है। आ का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ, और ई का होता है तालु, तो दोनों मिल गए तो कंठ तालु, इसलिए इसे हम कंठ तालु बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। अंग और अंग अह यह अनुनासिक स्वर है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो ना। ता वर्ग पूरा, ता वर्ग किस में आता है? दंत में आता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। हमने पढ़ा है का चा टा ता पा, यह 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 गुणा 5 25 यह हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। मूर्धन अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन अल्पप्राण, अल्पप्राण होता है आपका पहला तीसरा पांचवा, घोष वर्ण होता है तीसरा चौथा पांचवा। तो तीनों शर्तें और मूर्धन तीनों शर्तें जिसमें फॉलो कर रही है वह आपका आंसर है। तो आप देखेंगे पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, फिर तीसरा चौथा पांचवा, मतलब पहला है ये, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, कॉमन पार्ट ढूंढना है तीनों का। तो मूर्धन में टा वर्ग होता है, टा ठा ढा डा या डा डा इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा है, तीसरा इसमें भी आ रहा है। तो इस प्रकार आपको तीनों कंडीशन क्वेश्चनों में लगानी होती है। मूर्धन अल्पप्राण अघोष, तो इसमें टा हो जाएगा, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा होता है, पहला दूसरा अघोष होता है, और टा वर्ग पूरा मूर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है, तो चौथा आपका घा आपका महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। चारों ध्वनियाँ आप एक साइड से याद कर लो। महाप्राण को मैंने कैसे याद करवा रखा है कि महान व्यक्ति 24 आवर वर्क करता है, तो महान रूट वर्ड से बना महाप्राण। दूसरा और चौथा सा हा यह ऊष्म व्यंजन हो गए, यह आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसके बाद अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, यार अलावा अंतस्थ डा और सभी स्वर यह आपके अल्प प्राण होते हैं। अघोष पहला दूसरा, अघोष को आप कैसे याद करोगे? तो आ रहा है, आ पहले आता है, तो पहला तो आना है, पहला दूसरा, उसके बाद सा तीनों सा। और अल्प प्राण को तो आ तो आना है, आ मतलब पहला, तो पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, मान व्यक्ति महाप्राण दूसरा चौथा, सघोष तीसरा चौथा पांचवा, यार अलावा हा और सभी स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दा आपका घोष है। निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? तो ला पार्श्व ध्वनि है। वर्णमाला में कितने अयोग भाग हैं? 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई और ऋषि है आपके स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी जो अक्षर हैं वह आपके पुल्लिंग होते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त ब्राह्म चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें आपका अल्प विराम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पूर्ण विराम इस प्रकार का एक डंडा सा होता है, विस्मयादिबोधक यह होता है, निर्देशक यह होता है, लागा व्यय ओजक यह, हंसपद यह, जब कोई छूट जाता है तो उसमें हम लगाते हैं। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो इसमें आपका विराम चिन्ह अल्प विराम नहीं है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो यह छोटा सा चिन्ह अल्प विराम का होता है, या विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये फुल स्टॉप है, जैसे हम इसमें जो पूरा डंडा टाइप का होता है इसे हम पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें, तो यहाँ पर आपका यह आएगा, यह अल्प विराम नहीं होता है। अल्प विराम ये हल्का कोमा सा ऊपर यदि बिंदी रखना है तो यह आपका अर्ध विराम हो जाएगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह योजक चिन्ह आएगा बीच में से। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग? कोष्टक चिन्ह का। हंसपद विराम चिन्ह का उपयोग लिखने में अक्षर छूटने के संकेत के लिए, इसमें हंसपद का उपयोग किया जाता है। चांद शब्द का शुद्ध रूप चांद होगा, चांद। जब सन्यासी का शुद्ध रूप, तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ऊपर अंकी बिंदी नहीं थी, अंकी बिंदी आएगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य तो प्रामाणिक या शुद्ध लिखा हुआ है।
शुद्ध वर्तनी अनुकूल शुद्ध है। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट वर्तनी उज्ज्वल, यह आपके पेपर में छपेगी, याद कर लेना, उज्ज्वल। तदुपरांत भी मोस्ट है, बाकी देख लेना आप। अशुद्ध वर्तनी वाला अनुग्रह, अनुग्रह में यह नीचे रा नहीं आएगा, इस प्रकार का रा आएगा इसमें। एक की वर्तनी शुद्ध है अनानास, शुद्ध आशीर्वाद। वर्तनी शुद्ध द्वारका की, शुद्ध द्वारका की अशुद्ध है, द्वारका इस प्रकार का लिखा जाएगा। अहिल्या ये सही है, कौशल्या कौशल्या ये दोनों आपके कौशल्या सही है। आर्द्र प्रवज्या, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक इस प्रकार का होता है, देवर्षि होता है। यह तो आपको लिखकर थोड़ा सा देखना पड़ेंगे, शुद्ध शुद्धि की है, यह आपको लिखकर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। वर्तनी वाले 3-4 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं क्योंकि उनको आपको देखना पड़ेगा, उसमें याद करने की कोई वाली बात नहीं है। संधि कितने वेद होते हैं? संधि के 3 वेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कोण प्लस अर्क, यह आपका कोणार्क का संधि विच्छेद होगा। शिवालय का शिव प्लस आलय, विद्यालय का विद्या प्लस आलय, आ मिलकर इसमें बड़ा बना रहे हैं तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। आ ई उ ए ओ औ, तो आ को हमने ए वर्ग दिया, ई को बी, इसको सी दिया, तो ए वर्ग बी से मिले तो दीर्घ संधि, ए का बी से गुण संधि, ए का सी से वृद्धि, बी ए सी से यण और सी का ए बी से अयादि। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा। शुभेच्छा का शुभ प्लस शिक्षा हो जाएगा। देवर्षि का देव प्लस ऋषि हो जाएगा। अत्यधिक का अति प्लस अधिक हो जाएगा। ई आमल का यहाँ पर या मिला रहे हैं तो या वारा, जहाँ पर शब्द बने वहाँ पर यण संधि होती है। मात्राज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा हो जाएगा। अभ्युदय अभि प्लस उदय हो जाएगा। यद्यपि यदि धन अपि हो जाएगा। हितैषी हित धन ऐसी हो जाएगा। भावक भवधन उक हो जाएगा। उद्धार उत धन हार हो जाएगा। संचय सम धन चय हो जाएगा। शनमार्ग व्यंजन संधि है। उज्ज्वल उत धन ज्वल, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, रस प्लस आयन है। संग्रहालय सम ग्रह प्लस आलय हो जाएगा। निर्जल विसर्ग संधि है इसमें, नीहा प्लस जल। बहिर्मुख बहि प्लस मुख, मनोहर में विसर्ग है, मना प्लस। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें से आपका यथाशक्ति, कर्मधारय भी नहीं है, बब्री भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। किस योग में अशुद्धि है? तो दाल रोटी द्वंद्व समास बिल्कुल है, सत्सई। संख्या का बोध, संख्या का बोध, संख्या का बोध उसमें होता है द्विगु समास। आजन्म अवसर लगाया, अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें अव्ययी भाव समास है। समास का प्रकार सही नहीं है तो पर्णकुशी द्वंद्व समास इसमें नहीं है, इसमें तत्पुरुष है और करण तत्पुरुष है। एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो कूड़ा कचरा इसमें द्वंद्व है। हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, तत्पुरुष समास का है। सत्याग्रह तत्पुरुष समाज है। ऋण मुक्त अपादान, इसमें एक विभक्ति का बोध हो, इसमें आप विग्रह करके देखें, जैसे ऋण से मुक्त हो तो ऋण से अलग हो रहे हैं तो अपादान तत्पुरुष। ग्रह कलाय ग्रह में कलाय हो जाएगा। कर्मधारय पंचक्की, पंचक्की कर्मधारय समास का उदाहरण है पंचक्की। चक्की कैसी है? पानी की है। चंद्रमुखी विशेषण विशेषण का संबंध, विशेषण विशेष का संबंध हो, यहाँ पर आपका कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय। नवरत्न द्विगु, तिरंगा द्विगु, गौरी शंकर द्वंद्व, गौरी और शंकर। धक्का मुक्की द्वंद्व। नीलकंठ नीलायकंठ जिनका अर्थात कौन? शंकर भगवान। तीसरे का बोध कराए, बब्री होता है निशाचर, बब्री जो निशाम विचरण करते हैं अर्थात राक्षस। तो 200 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। वैसे आज ही हम पूरी कर देते पर हमारे पास डाटा भी लिमिटेड रहता है, लिमिटेड सोर्सों के साथ 200 क्वेश्चन हमने कराए हैं। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल आपके साथ निरंतर खड़ा है, बेझिझक आप इसे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आज की मिलते नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।